वेलकम, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि झारखंड बोर्ड टर्म 2 मॉडल पेपर विज्ञान, ठीक है, क्लास 9th मॉडल सेट 1 उत्तर सहित। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो आपका टर्म 2 मॉडल पेपर 2022 जो आया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लास 9 का है सेट 1, ठीक है। और यहाँ पे इसमें टोटल इंट्रोडक्शन जो भी है सब पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। उसके बाद टोटल सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन टर्म 2 का सेट 1 का टोटल सॉल्यूशन आपको हम देंगे इसमें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है और टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या है नहीं है ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे कि ये जो है ऑफिशियल है, ठीक है। और इसमें देखिए ये सेट 1 है और यहाँ पे क्लास 9 विज्ञान 40 नंबर का होने वाला है और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि देखिए इसमें जो सामान्य निर्देश आपको दिया गया है इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या है इसमें कि कुल संख्या 19 रहे, मतलब प्रश्न संख्या 19 है और 1 से 7 तक जो रहेगा वो 2 अंक वाला रहेगा, ठीक है। और 8 से 14 तक जो प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ये 5 प्रश्न रहेंगे, ये 3 अंक वाले रहेंगे। और 14 से लेकर आगे 15, 16 से लेके 15 से लेके 19 तक ये 5 नंबर वाला रहने वाला है, ठीक है। 5 नंबर वाले में से क्या है आपको कि 100 शब्दों में जवाब देना है और 3 प्रश्न का जवाब देना है। जैसे में कि आप देखिए यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19 है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 4, 5 है तो इसमें से आपको 3 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा फर्स्ट प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है आप लोगों को। ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है। तो चलिए ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी ध्वनि की तरंग दैर्घ्यता तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए यहाँ पे वेग से इस प्रकार संबंध है, ये फॉर्मूला आपका इस तरह से लिखना है, ठीक है। वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, ठीक है। आपको इस प्रकार से डिनोट कर देना है, ठीक है। v बराबर अल्फा इंटू म्यू, ठीक है, ऐसे आपको दिखा देना है, ठीक। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न को आप देखिए। यहाँ पे देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। तो H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करेंगे तो हम लोग देखिए क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग 2 से गुना कर दिए, 1 ऑक्सीजन है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर दिए, यहाँ पे 2 गुने 1, यहाँ पे 2 और प्लस 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 18 ग्राम आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहा जाता है, ठीक है, 1 मोल कहा जाता है। 1 मोल बराबर होता है, देखिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। ये है आपका, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये VVI प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो एज़ोस्पिरिलम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे देखिए इसका एज़ोस्पिरिलम है आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए एड्स नामक बीमारी किस जीवाणु द्वारा होता है। तो एड्स नामक बीमारी जो है किस जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह थोड़ा क्वेश्चन लिख दिए थे, लिखने का नहीं है। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के माध्यम से होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है तो आप लोग को पता ही है 78%, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी अब देखते हैं दोस्तों। सेक्शन बी
ठीक है। सेक्शन बी में देखिए कि ये 3 नंबर वाले प्रश्न अब स्टार्ट हुआ आपका यहाँ से। 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उसका भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर वस्तु को बल की क्रिया रेखा दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, उसे 1 जूल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। इसी में आपको यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे था कि जूल का 1 जूल को परिभाषित कीजिए और इसका भौतिक राशि का नाम बताइए। ठीक है, तो भौतिक राशि का नाम बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे SI मात्रक जूल लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जूल लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए समझिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझिएगा आराम से। ठीक है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य की गणना करें। तो आप देखिए आवृत्ति जो है यहाँ पे म्यू, ठीक है, म्यू। ठीक, यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ है 220 मीटर और यहाँ पे भी वेग दिया हुआ है आपका 440 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे तरंगदैर्ध्य क्या होगा, वो निकालना है आपको। तो देखिए तरंगदैर्ध्य यहाँ पे होता है कि v बराबर अल्फा इंटू म्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हम लोग को निकालना है तरंगदैर्ध्य, तो क्या करेंगे, मान बैठा दिए। अब v बराबर 440 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, और यहाँ पे अल्फा का मान नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यू का मान दिया हुआ 220, हम लोग 220 बैठा दिए। अल्फा बराबर क्या होगा कि देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 440 बटे 220, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा बराबर 2 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे तरंगदैर्ध्य 2 मीटर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 को समझिए आप यहाँ पे ध्यान से कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें से बदल सकता है, बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं, एक समझिएगा उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जिसको छोटा m से डिनोट करते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जिसे बड़ा m से डिनोट करते हैं, गुने आवोगाद्रो संख्या जो n नोट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या n बराबर क्या होगा कि दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो दिया गया द्रव्यमान देखिए यहाँ पे 46 ग्राम है। ठीक है, और सोडियम का जो यहाँ पे है मोलर द्रव्यमान होता है 23 होता है। ठीक है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है, तो और आवोगाद्रो संख्या आपको पता ही है, ये आध होना चाहिए। आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुने 10 पर पावर 23 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 23 से कम 23, 23 दूनी 46 कट गया, 2 बार में कट गया। अब हम लोग जब इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12.044 गुने 10 पर पावर 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सही से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझिए। हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जे थॉमसन है। ठीक है, कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है तो यहाँ पे आप अपने मन से जो आप किताब में अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर हम लिख दिए हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है, धंसे होते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिमाण समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न था, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट लिखें। आप चाहे तो और लंबा लॉन्ग भी हो सकता है ये। ठीक, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ये भी समझिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0.5 मोल ऑक्सीजन परमाणु है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मोल बराबर ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना होता है, 16 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, तो देखिए क्या करेंगे कि हम लोग 16 गुने इसको हम लोग गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 ग्राम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 0.5 मोल ऑक्सीजन का कितना वजन होगा, 8 ग्राम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, इसको समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दैनिक जीवन में भी ये
समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए प्रतिरक्षीकरण क्या है तो समझिए, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जो शरीर में आपके बीमारी होते हैं उससे जो अंदर से जो लड़ता है, जो लड़ने वाली शक्ति है, उसको प्रतिरक्षा कहते हैं। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, जैसे में हम लोगों के शरीर के ऊपर जो कोरोना आया था, आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे शरीर इसको झेल रहा था, तो क्या था कि इसमें बीमार हो रहा था। ठीक है ना, तो पहली बार आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण करता है। ठीक है, और जब ये पहली बार हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद क्या है कि इसकी जो लक्षण हुआ ये टोटल याद रखता है, स्मरण रखता है। ठीक है, अब जब दूसरा बार इस प्रकार जब इसका विशिष्ट रूप से वही रोगाणु या उसे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो वह पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इसीलिए हम लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि जिनके शरीर ये कोरोना का जो वायरस है उसको नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो क्या है कि ये टीका लगाइएगा। तो ये टीका से क्या होता था कि शरीर में चला जाता था और वहाँ पे कोरोना का कुछ लक्षण वहाँ पे दिखाता था, जिससे हमारा शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। वही यहाँ पे प्रतिरक्षीकरण उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। एक है प्रश्न, जैसे में कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। दोस्तों, आप ये प्रश्न क्लास 2 से लेकर क्लास 8वां तक पढ़ते आ रहे हैं। यह है कि आपका ये 14वां नंबर प्रश्न आप खुद आंसर करके हमको बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि हो गया है। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं होता है तो अगले जो सेट होगा, सेट नंबर 2 जारी करेंगे, उसमें हम 14 नंबर प्रश्न सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना बच्चे इसका 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। चलिए देखिए यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन कि देखिए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ओह, देखिए हम यहाँ पे लिखने भूल गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका आप आंसर चाहे तो अभी आप सुन के लिख सकते हैं कि दोस्तों आप इस प्रकार से लिखिए कि गतिज ऊर्जा क्या है, समझिए सबसे पहले। ठीक है, गतिज ऊर्जा है क्या, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण समाहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। यहाँ पे एक व्यंजक लिखने के लिए इसका सूत्र लिखने के लिए कह रहा है, तो इसको ध्यान से हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माना हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले व्यंजक लिख रहे हैं कि माना m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्या है कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य यहाँ पे इस प्रकार से इसका हम लोग व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इसमें आपको जो फॉर्मूला प्रयोग होगा, जो इसमें आपको प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए लगेगा, वो आपका और भी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें से आप जो पढ़े हुए थे एस बराबर v² - u², 2a, यहाँ पे ये सब आने वाला है। ठीक है, तो देखिए समझिए यहाँ पे सबसे पहले कि कोई वस्तु है, इसके ऊपर जब बल लग रहा है, जब यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो ये कुछ दूर तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब शुरू हो रहा था तो यहाँ से जो वेग है कुछ तो यहाँ पे ज़रूर होगा ना। जब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया तो यहाँ से गति तो कुछ है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आके ये शून्य हो जाएगा। लेकिन ये वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि वस्तु एक जगह पे स्थिर है और इसको जब शुरू से चलना स्टार्ट करता है तो उसमें प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो u बराबर इसका 0 हो जाएगा, v बराबर यहाँ पे कुछ मान होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझिए अब यहाँ पे कि w बराबर F × S, मतलब कि फोर्स और विस्थापन यहाँ पे। ठीक है, बल और विस्थापन है यहाँ पे। तो आपको बताते चलें कि W बराबर ma। देखिए F बराबर क्या होता है, ma, जो हम लोग अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उससे इस इक्वेशन से पहले आप F बराबर ma सिद्ध किए होंगे। ठीक है, तो F बराबर ma है गुने S बराबर विस्थापन बराबर, देखिए यहाँ पे S बराबर v² - u², 2a, ये होता है, हम यहाँ से लिख दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये a और ये a कट गया। अब बचा क्या दोस्तों, W बराबर 1/2 m × v² - u²। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए W बराबर 1/2 m v²। देखिए अभी आपको समझाए थे कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था तो वस्तु की क्या था, विरामावस्था से चलता है तो वस्तु की प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठा दिए, क्या आ गया, W बराबर
W बराबर आ गया यहाँ पे कार्य बराबर 1/2 m² ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, कहाँ गतिज ऊर्जा में कार्य हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट कर देंगे और इस प्रकार से प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का। एक तरंग के आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। तो आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करेंगे। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है कि एकांक समय में दोलन की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है, जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, म्यू से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा मोड़ दे रहे हैं हम लोग, आप इस प्रकार से थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा। भी जब होगा तो इसमें से मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी को आवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर 1/T, मतलब कि म्यू बराबर 1/T। ठीक है, यहाँ पे म्यू होगा, म्यू बराबर 1/T। ठीक है, आवर्तकाल समझिए, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। मतलब कि जैसे में देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है आपका। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए ये हो गया आपका आवृत्ति हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, तरंग दैर्ध्य हो गया आपका। ठीक है, लेकिन जो समय लगा, ये यहाँ से उठा और फिर आके यहाँ पे रुका, इसमें से तो कुछ तो समय लगा, यही आपका T है, जो आवर्तकाल इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए, अब यहाँ पे आवर्तकाल समझ में आ गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना किसी तरंग का आवर्तकाल T, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और वेग जो है यहाँ पे V है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हम लोग ये ले लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि V बराबर λ/T, मतलब कि क्या होता है कि तरंग वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल ये होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग को समझने के लिए दर्शा दिए हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों कि आवृत्ति बराबर क्या होता है समझिए। थोड़ा सा ये अभी ये अब यहीं पे रुक जाइएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए आगे है कि आवृत्ति बराबर होता है म्यू बराबर 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। तो म्यू बराबर 1/T हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे म्यू मतलब कि आपका यहाँ जहाँ पे भी है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको स्थापित कर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V बराबर, यहाँ पे V बराबर क्या है कि अल्फा गुने 1/T है ना। तो 1/T के जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि म्यू को स्थापित कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं कि यहाँ पे हम लोग म्यू स्थापित कर दिए हैं। अब क्या आ गया आपका, देखिए वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। देखिए क्या है कि यहाँ पे समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको समझते हैं ध्यान से कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, परंतु परमाणु संख्या समझिएगा, परमाणु संख्या समान है परंतु वजन जो द्रव्यमान होगा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे उदाहरण देने के लिए कहा है, तो हम लोग क्लोरीन का उदाहरण लेंगे। क्लोरीन के 2 समस्थानिक लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु संख्या तो 17 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 17 तो दोनों में है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है एक का 35 और एक का 37 है, ये अलग अलग हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। अब समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखने के लिए कह रहा है, तो समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे समस्थानिक के उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है, परमाणु की भट्ठी। ठीक है, एटॉमिक जो यहाँ पे जहाँ होता है, ठीक है, परमाणु भट्ठी, वहाँ पे आपका यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। आयोडीन के समस्थानिक को घेंघा रोग जो होता है उसके इलाज में किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप यहाँ से यहाँ तक ये नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को देखिएगा, समझिएगा आप लोग। जल चक्र का आरेखित चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए। देखिए आरेखित चित्र पहले समझिए, उसके बाद व्याख्या खुद ब खुद आप अपने भाषा में भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि जल चक्र क्या है। देखिए जब अधिक कड़क धूप होता है, यहाँ पे आप सूरज भी छाप सकते हैं। ठीक है, सन यहाँ पे है आपका, हम अच्छे तो नहीं छापा है लेकिन आप लोग अच्छे से छापिएगा। देखिए ऊर्जा स्रोत जो है, जल स्रोत है, जहाँ पे जल स्रोत सपोज मानिए कि समुद्र है। समुद्र पे जब यहाँ के जल गर्म होगा तो वाष्पित
वाष्पीकृत होगा। वाष्पन होने के बाद जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा कि जाके ये जमेगा एक जगह पे, बादल में जाके जमेगा, है ना। बादल में जाके जब ये वाष्प जाके भाप जाके जमते रहेगा, जमते जमते एक ऐसा समय आएगा कि संघनन हो जाएगा, मतलब कि जमावट होते होते वो भारी होने लगेगा। और जब अधिक भारी हो जाएगा तो क्या होगा कि वो वर्षा की बूंदों के रूप में बरसना चालू कर देगी। और धीरे धीरे जब वर्षा होगी तो वो नदी नाले से फिर बहता हुआ समुद्र में जाके रुक जाएगा। ठीक है, यही जल चक्र है। इसको आप लोग इस प्रकार से भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि जल स्रोत से वाष्पीकरण हो जाता है, जल स्रोत से जल, यहाँ पे जल ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जल वाष्पीकरण हो जाता है, जल बादल में जमा होता है और वहाँ संघनन होता है। जब अधिक संघनन हो जाता है तो वह बूंद, यहाँ पे बूंद होगा, ठीक है, बूंद के रूप में वह वर्षा होने लगता है। जब वर्षा होती है तो वह नदी नाले से बहकर वह मुख्य जल स्रोत तक पहुंच जाता है। आप और अच्छे से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न जो बहुत अच्छे प्रश्न होंगे कि संक्रमण तथा असंक्रमण रोग में उदाहरण के साथ समझाइए। संक्रमण रोग समझिए, संक्रामक रोग समझिए किसको कहते हैं, कि वह रोग जो रोगियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए चेचक, काली खांसी, खसरा इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण है ये सब। ठीक है, यह रोग के साथ रहने, उठने, बैठने, साथ खाने पीने, उसके वस्तु को प्रयोग में लाने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। अब चलिए असंक्रामक रोग को हम लोग समझते हैं कि यह वैसा रोग है जो संक्रामक रोग की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये वैसा रोग है जैसे में सपोज मानिए कि अगर ऐसे जैसे में अभी कोरोना था तो कोरोना एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था। ये किस कैटेगरी में आएगा, तो कोरोना जो अभी रोग था वो संक्रामक रोग के अंडर में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे बीमारी जैसे में टीबी बीमारी है, तो टीबी बीमारी क्या होता है कि एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके सामान को यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसी को कहते हैं असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में बवासीर जो बीमारी है वो खुद ब खुद शरीर में वो अपने से उत्पन्न होगा, ये दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। मधुमेह आदि असंक्रामक रोग के उदाहरण है। यह रोग संतुलित व पौष्टिक आहार नहीं लेने के कारण से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए हैं। 19 में से 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो जो बनाएंगे हम लोग साइंस का उसमें हम उस क्वेश्चन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप सभी देख लिए हैं और आपको जरा सा भी मदद मिला हो तो आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।